नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर में सागर पाटिल, कृष्णा मदार, नागर गौड़ा पाटिल, जी हां, इन तीन लोगों ने 41 बच्चों की जान लेने की कोशिश की। सीधा सीधा जान लेने की कोशिश की। कैसे? पानी की टंकी में जहर मिला दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें उस स्कूल के प्रिंसिपल, जो कि मुस्लिम समाज से आते हैं, उनको हटवाना था, उनका ट्रांसफर करवाना था। और इन लोगों ने इतनी बड़ी साजिश बच्चों के खिलाफ रच डाली। और इस साजिश का जब पर्दाफाश हुआ और तमाम बच्चे इसमें अस्पताल भी पहुंच गए, तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती आई है, उसको उसका जो संक्रमण है वो अब देश में इस कदर फैल गया है कि बच्चों तक को बख्शा नहीं जा रहा है। हिंदू मुसलमान करने के चक्कर में बच्चों की जान को भी अगर नुकसान हो रहा है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है, इस पर चर्चा करेंगे। संजय शर्मा जी, संपादक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संजय सर, ये कैसी मानसिकता है कि एक मुस्लिम प्रिंसिपल को हटाने के लिए पानी की टंकी में जहर घोला जा रहा है, 41 बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो लोग ये कर रहे हैं उन्होंने अपने दल का नाम रख रखा है श्री राम सेना। क्या हो क्या रहा है देश के अंदर? हिमांशु जी, आप कर्नाटक वाली घटना के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी। बड़ा खौफनाक नज़ारा है ये। सोचिए, आपकी केवल एक टीचर को हटाना है, तो पानी की टंकी में ज़हर मिला दो और 4 दर्जन बच्चे बहुत गंभीर रूप से बताए जाते हैं कि उनकी हालत गंभीर है। और नाम कितना है, श्री राम सेना। प्रभु श्री राम के नाम पर ये कृत्य। और ये कोई पहले मामला नहीं है, ये देश के अलग-अलग जगह पे ऐसा किया गया है कि ये लोग, जैसे अयोध्या की घटना आप याद करिए अभी कुछ समय पहले। वहाँ पे अचानक कुछ धार्मिक स्थल पर मांस के टुकड़े मिले और जो वीडियो वायरल हुआ तो उसमें जालीदार टोपी पहने हुए लड़के नजर आए, कुछ की दाढ़ी थी। अब मैं इस मामले में अयोध्या पुलिस को बधाई दूंगा कि बहुत तत्परता से जांच करी, और चूंकि अयोध्या बड़ा सेंसिटिव है, प्रभु श्री राम का स्थल है, और पूरा तनाव हो गया। पता चला कि वो जो लड़के थे वो चारों हिंदू थे। उन्होंने जालीदार टोपी और दाढ़ी सिर्फ इसलिए पहनी थी कि लोगों को ये लग जाए कि मुस्लिम ने धार्मिक स्थल पे मांस फेंक दिया। ऐसी घटना आगरा में हुई कि अपना नाम छुपाकर मुस्लिम पहचान बनाकर और लड़के हिंदू निकले। तो ये जो इस तरह के अराजक तत्व हैं, वो ये जानते हैं कि अगर कोई मुस्लिम होगा, उसके नाम पर अगर कोई ऐसी घटना हो गई या उसका चेहरा सामने आ गया तो बवाल हो जाएगा, विवाद हो जाएगा। मेरा बड़ा सवाल ये है कि ऐसे हालात देश में पैदा किसने किए? ये हालात 2014 से पहले तो नहीं पैदा थे देश में, लेकिन अचानक बिहार का चुनाव होता है, पिछला बिहार का चुनाव, और नोएडा में अखलाक की हत्या हो जाती है। कहा जाता है कि उसके फ्रिज में एक जानवर, गाय का एक गो मीट था, बाद में पता चलता है कि वो गाय का मीट ही नहीं था, वो तो शायद बकरे या भैंसे का मीट, लेकिन उसकी हत्या कर दी जाती है। अचानक 10 सालों में माओ लिंचिंग के मामले पूरे देश में बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अराजक तत्व गौरक्षक के नाम पर अपना निकल आते हैं। बजरंग दल के नाम पर काफी सारी वारदातें हुई हैं जिसमें अराजक तत्व पहचान में आ गए। बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के गुंडे जो हैं वो जानते हैं कि अगर वो किसी धर्म संगठन का नाम लेंगे तो सरकारें कुछ नहीं करेंगी, इसलिए नाम किसका लिया, श्री राम सेना, या प्रभु के नाम से जुड़ा, या हिंदू के नाम से जुड़ा, इस तरह के नाम प्रयोग में लाते हैं। तो ये एक खतरनाक स्थिति है समाज की, ये खतरनाक स्थिति है देश के लिए कि अगर आपको ट्रांसफर कराना है तो आप पानी की टंकी में जहर मिला दोगे क्योंकि मुसलमान टीचर है, वो हट जाएगा, उसके ऊपर आरोप लग जाएगा। अगर ये पड़ताल नहीं होती और ये अगर ये लोग नाम सामने नहीं आते तो वास्तव में ईश्वर ना करे उन बच्चों में से किसी की मृत्यु हो जाती, तो उसको तो पीट के पब्लिक पता नहीं क्या कर देती। कितना बिल्कुल। खराब है देश का माहौल, कितना खराब, कितना दूषित, कितना जहरीला हो गया है। ये देश ऐसा थोड़ी ना था, ये गंगा जमुनी तहजीब वाला देश था, प्यार मोहब्बत के संग रहने वाला देश था। लेकिन चंद लोगों ने इस देश को ऐसा कर दिया, इतना अराजक कर दिया, इतना हिंसक कर दिया कि दिमाग में तेजाब सा बन गया है। हर एक के दिमाग में एक नफरत सी आ गई है। समझ नहीं आता कि अब ये नफरत किस जगह जाके रुकेगी, किस जगह इसकी शांति हो पाएगी। बहुत खराब हालात है। अच्छा, सर, राजनीतिक तौर पर अगर कोई बयानबाजी होती है या ऐसा कृत्य होता है तो समझ में आता है, चलिए पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए किया जा रहा है। क्या हमारे देश की जनता या हमारे देश में रहने वाले तमाम जो हिंदुस्तानी लोग हैं,
क्या उनको इस राजनीति में फर्क नजर नहीं आ रहा है कि ये हमारे दिमाग में नफरत भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, और हम वैसे ही दूषित हुए जा रहे हैं, और हम किसी की जान लेने पर आमादा है। मतलब वो व्यक्ति मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी हो सकता है, हम उसकी जान लेने पर आमादा हुए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका धर्म क्या है, उसकी या फिर अब तो जाति की लड़ाई होने लगी, अब जातिगत संघर्ष भी होने लगा। नहीं, फर्क तो समझ आ रहा है हिमांशु। अगर फर्क समझ नहीं आ रहा होता तो शायद जो लोकसभा के नतीजे हैं वो ऐसे ना आते। अब की बार मोदी सरकार का नारा खत्म हो गया, अब की बार एनडीए सरकार मोदी जी को कहना पड़ गया, क्योंकि जो 2014 में मोदी जी आए थे तो वो एक विकास की बात लेकर आए थे, वो एक विश्वास की बात लेकर आए थे। और फिर 2024 का चुनाव जीतने के लिए उनको कहना पड़ा कि अगर तुमने कांग्रेस को जिता दिया, विपक्ष को जिता दिया, तो ये लोग मुसलमान तुम्हारा गहने लूट के ले जाएंगे, मुसलमान तुम्हारी भैंस खोल के ले जाएंगे, मुसलमान टोटी खोल के ले जाएंगे। ये सारी भाषा मोदी जी को बोलनी पड़ गई। 2014 में जो सिर्फ विकास का नारा दे रहे थे और सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे थे, वो 2024 तक आते आते मुसलमान भैंस खोल के ले जाएंगे, मुसलमान टोटी खोल के ले जाएंगे, इस तक पे आ गए। तो ये बातें बता रही हैं कि चीजों में बदलाव तो आया है, गंगा में पानी बहुत बह गया, तो ये कहीं नुकसान तो हुआ है इन सब चीजों में, और समझ में आ रहे हैं लोगों को जब ये समझ में आ रहा है कि आपकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, आपके बच्चों की हालत खराब हो रही है, तो ये सब जब चीजें सामने आ रही हैं तो ये समझ में आता है कि आप खतरनाक मोड़ पे जा रहे हैं, आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं जिसका आगे अंतिम सिरा एक अंधेरे कुएं में जाके खत्म होगा। तो फिर अब लोगों को समझ आ रहा है कि ये तो सब विकास की बातें बेमानी थी, नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और आपके बच्चों से कहा जाएगा कावड़ यात्रा लेके निकलो, किसी घर में हरा झंडा लगा है तो उसको उतार लाओ, ऐसी बातें आपके बच्चों को बताई जाएंगी। तो फर्क समझ में आ रहा है हिमांशु, ऐसा नहीं है कि फर्क समझ में ना आ रहा हो, और ये चीजें कहीं ना कहीं आदमी को लग रहा है कि हमें बेवकूफ बना दिया गया, हमें मूर्ख बना दिया गया। तो चीजें आएंगी धीरे धीरे और भी सामने आएंगी हिमांशु। अच्छा सर, एक पत्रकार होने के नाते नहीं, एक आम इंसान होने के नाते, एक समाज का हिस्सा होने के नाते, क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं कि जो परिस्थितियां इस वक्त हैं वो पैनिक करने वाली हैं, या फिर कुछ मामले ऐसे निकलकर सामने आते हैं जो समाज का बुरा चेहरा तो दिखाते हैं, लेकिन पूरा समाज अभी उस तरह से दूषित नहीं हुआ है जितना मतलब घटनाएं जितनी बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की जाती हैं, या फिर गोदी मीडिया आप जानते ही हैं कि इस तरह से हावी है इस देश के अंदर। देखो हिमांशु, मैं ये मानता हूं कि देश का बहुत बड़ा तबका अभी भी प्रभावित नहीं है। अगर ऐसा न होता कि अगर प्रभावित हो गया होता तो गोदी मीडिया के नफरती 2024 के चुनाव में जिस तरह गोदी मीडिया ने नफरत की दुकान खोल ली थी, जिस तरह प्रधानमंत्री जी भाषणों में मुसलमानों को आपत्तिजनक बातें कह रहे थे, तो ये वोट प्रतिशत 50% तक पहुंचता। लेकिन बीजेपी कितने पे रुक जाती है? 34, 35, 36% पे रुक जाती है। इसका मतलब देश का 65%, 64% आबादी ऐसी है जो भाजपा की विचारधारा को पसंद नहीं करती, जो ये कहती है कि आप हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति करते हो, ये हमें पसंद नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो 50, 55, 60% वोट लेते, यानी 100 में से 65 लोग ऐसे हैं जो इस नफरत को, इस सांप्रदायिकता को नकार देते हैं। ये बात अलग है कि वो बटे हुए हैं, कुछ सपा में, बसपा में, कांग्रेस में, जेडीयू में, अलग अलग जगह बटे हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर 100 में 65% मतदाता बहुत होते हैं, 65% लोग इस तरह के हैं। लेकिन मेरी चिंता दूसरी है, मेरी चिंता ये है कि समाज में इन 35% के अंदर भी जितना जहर घुल रहा है वो पहले कभी था नहीं। लोगों के, मैं तो ईमानदारी से कहता हूं कि आप भक्त हैं तो आप भी यार अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, 2014 से पहले के हालात में और अब के हालात में तुलना करिए। अगर आप बिजनेसमैन है तो सोचिए कि आपका व्यवसाय इन 10 सालों में कितना बढ़ा। अगर आप मध्यम वर्ग के हैं तो सोचिए कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ी और उसके बदले में आपकी महंगाई कितनी बढ़ी। आपके बच्चों को नौकरी का प्रतिशत कितना बढ़ गया, नौकरी कैसे मिल गई, ये सब चीजें आप सोचेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चीजें बहुत खराब हो रही हैं। और मेरा दूसरा कहना है हिमांशु कि पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, आप कह रहे हैं, हालांकि दुश्मन है नहीं, हमारे लिए मंचों पे कहने के लिए, नाटक करने के लिए दुश्मन है। अभी ये भारत पाकिस्तान के साथ झड़प हुई तो कहा गया कि हमने बाघा बॉर्डर पे जो डेली परेड होती है वो बंद कर दी, हमने ये बंद कर दिया, वो बंद कर दिया, वो परेड भी शुरू हो गई। और अब तो हालात यहाँ तक आ गए कि दुबई में भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी हो रहा है। मतलब भारत में मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान में मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन दोनों मिलके खेल लेंगे दुबई में, क्योंकि साहब अमित शाह जी का बेटा वहां पे उसका स्टेक लगा हुआ है।
तो ये चीजें ना आम आदमी को समझ में आ रही है धीरे धीरे कि उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, उनके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। 2014 के बाद में देखिए मानसिक शांति आदमी की खत्म हो गई, जो एक पीस था, जो एक हंसी खुशी का माहौल था, लोग बैठते थे। आप व्हाट्सएप फैक्ट्री से दिन भर नफरत के मैसेज आते हैं, फेसबुक पे चले जाइए, दिन भर नफरत फैलाइए। मुझे लगता है ये माहौल पहले नहीं था हिमांशु, देश तरीके से रहता था, वो चीज अब खत्म। बिल्कुल सर, ये जो संक्रमण है, ये जो नफरत का संक्रमण है, ये पहले हम देखते थे हिंदी पट्टी में ज्यादा है। यहाँ पर हिंदू मुसलमान करके भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मतलब एक होता है ना मजबूत पकड़ बना ली। अब ये साउथ इंडिया में भी जा रहा है क्या? क्योंकि घटना कर्नाटक की है और ये बड़ा चिंता का विषय है कि जो साउथ के स्टेट इस राजनीति से कम दूर रहते थे, वो और भी राजनीतिक मुद्दे थे उसको उठाते थे, लेकिन अब क्या वो भी इसी तरफ जा रहे हैं? क्या वहां का समाज भी इसी तरफ जा रहा है क्या? हिमांशु, कर्नाटक में बीजेपी मजबूत रही है, शासन भी किया है, तो साउथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कर्नाटक में इस तरह की कोशिश की गई, हैदराबाद में, तेलंगाना में इस तरह की कोशिश की गई, पहले भी की गई, वहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां की राजनीति कर्नाटक की हो चाहे तेलंगाना की, उन्होंने नकार दिया। दक्षिण में बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं लोग, धर्म के लिए बड़ा वो रहते हैं, लेकिन वो इस तरह की नफरत की राजनीति नहीं करते। तमिलनाडु में तो एक पूरा पूरा आंदोलन खड़ा हुआ, जो आप सनातन धर्म कहते हैं, तमिलनाडु में तो उन परंपराओं का, उन विचारों का विरोध किया गया। तो दक्षिण की राजनीति में ये नहीं कहता कि आप दूषित कर पाएंगे, संक्रमित कर पाएंगे। हाँ, उत्तर भारत में जो हिंदी बेल्ट है वहां पे ये चीजें बहुत ज्यादा फैलाने में कामयाब रहे हैं लोग, कि नफरत का माहौल बने, नफरत की चीजें पैदा हों। लेकिन मुझे लगता है दक्षिण अभी भी छूटा हुआ है और शायद छूटा ही रहेगा, वहां तक कि नफरत की बात जा नहीं पाएगी कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन सर वही बात होती है ना कि एक मछली जो है, गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो पूरे भारतवर्ष को, जिसे हम अखंड भारत कहते हैं, अखंड भारत तो खैर नहीं है, लेकिन जितना भी हमारा हिस्सा है भारतवर्ष का, उसको दूषित करने की कोशिश ये राजनीतिक जो नेता है वो कर रहे हैं, और उसका परिणाम हमको कर्नाटक में एक और सबूत के तौर पर देखने को मिला है। अब देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, तो देश में हिंदू मुसलमान करने की खूब कोशिश की जा रही है। कर्नाटक से जो घटना सामने आई है वो अपने आप में बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है, शर्मसार करती है हम सभी को कि कुछ लोग मिलकर जय श्री राम का नारा लगाने वाले जो लोग हैं, राम के चरित्र से सीखते नहीं हैं, बल्कि नफरत की राजनीति में समाज को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मुस्लिम प्रिंसिपल को हटाने के लिए अगर इतने सारे बच्चों की जान को दांव पर लगा दिया, तो ये कैसी इंसानियत है, कैसी राजनीति इस देश के अंदर हो रही है, किस तरह की इंसानियत अब चलने वाली है, होने वाली है, ये सवालों के घेरे में। आप इस पूरे विषय को किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।